अस्सलाम वालेकुम। ये जो टॉपिक है आज का ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें है ये। एक दो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हमने डिस्कस ज़रूर करने हैं। उसके बाद देन वील मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा। कंपनी लॉ भी हो सकता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है। तो इन दोनों में से कोई एक विल स्टार्ट। सबसे पहले मीनिंग एंड डेफिनेशन देख लेते हैं। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नाम से पता चल रहा है कि खिलाफवर्जी करना, कॉन्ट्रैक्ट की खिलाफवर्जी को बोलते हैं कि दैट इज़ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मीनिंग एंड डेफिनेशन देख लेते हैं। जो इसकी फॉर्मल डेफिनेशन है वो क्या है, वो ये है कि व्हेन अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट फेल्स टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशंस अंडर द कॉन्ट्रैक्ट इट इज़ कॉल्ड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि दोनों पार्टी में से कोई भी एक ने अपनी जो ऑब्लिगेशंस थी वो परफॉर्म नहीं की, तो इसका मतलब ये है कि वो उसने खिलाफवर्जी की है कॉन्ट्रैक्ट की। ठीक है। अच्छा, अब इसमें जब एक दफ़ा खिलाफवर्जी हो जाती है तो उसके बाद मतलब क्या करना होता है, क्या प्रोसेस होता है, क्या प्रोसीजर होता है। ऐसा तो नहीं कि अगर एक पार्टी ने खिलाफवर्जी कर दी तो दूसरी भी अपना अपना जो है वो कहाँ से जस्टिस सीख करेगी, तो उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। सबसे पहले अगर इस तरह का कोई सिनेरियो हो जाता है कि एक पार्टी ने कैंसिल कर दी, एक खिलाफवर्जी कर दी कॉन्ट्रैक्ट की, और वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया किसी भी वजह से, तो ये जो दूसरी पार्टी है उसने सबसे पहले सूट फॉर रिसिशन फाइल करनी होती है इन द कोर्ट ऑफ रिसिजन। वो जैसे कि हमने पहले भी ये लफ्ज़ पढ़ा हुआ है, रिसेंट से निकला है। रिसेंट का मतलब होता है कैंसिल करना, यानी कि राइट नॉट टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। तो जो दूसरी पार्टी है जो जिसके साथ ये ज्यादती हुई है कि उसके अपोजिट पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने से इनकार कर दिया है, तो वो क्या करेगी, अब ये वाली पार्टी खुद से नहीं कोई फैसला करेगी, ये कोर्ट के पास जाएगी और कोर्ट से कहेगी कि हम मुझे ये राइट दिया जाए कि मैं भी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ना करूँ, और वो लीगल वे से करेगी। तो ये सूट फॉर डिसीजन फाइल होगी जिसमें कोर्ट से परमिशन ली जाएगी कि चूंकि दूसरी पार्टी ने खिलाफवर्जी कर दी है, वो कैंसिल कर दिया कॉन्ट्रैक्ट, नाउ दे आर नॉट परफॉर्मिंग देयर पार्ट, सो वी विल नॉट परफॉर्म आवर पार्ट एज वेल। ठीक है। तो व्हेन वन पार्टी ब्रीचेस या रिफ्यूजेस टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, देन द अग्रीड पार्टी, ये जो अग्रीड पार्टी है ये कोर्ट के पास जाएगी, सूट फॉर डिसीजन फाइल करेगी और कोर्ट से ये इजाजत लेगी कि हमें भी ये राइट दिया जाए कि हम भी परफॉर्म ना करें कॉन्ट्रैक्ट। When the court grants rescission permission to cancel not to perform the contract, then the aggrieved party can claim compensation। एक दफा कोर्ट ने ये इजाजत दे दी कि हाँ ठीक है आप भी परफॉर्म ना करें कॉन्ट्रैक्ट, आपने साबित कर दिया कि भाई उसने खिलाफवर्जी की है दूसरी पार्टी ने, फिर ये पार्टी क्या करेगी, उसका पर्पस ये है सूट फॉर डिसीजन फाइल करने का कि लेटर ऑन वो कंपनसेशन ले सके गिल्टी पार्टी से जो उसने खिलाफवर्जी की है कॉन्ट्रैक्ट की। ठीक है। इसकी एग्जांपल्स बिल्कुल बेसिक सी सिंपल एग्जांपल्स है इसकी। फॉर एग्जांपल जैसे ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू सप्लाई गुड्स टू बी एंड बी एग्रीज टू पे द अमाउंट, बट ए डिड नॉट सप्लाई, वो ए सप्लाई ना करे। दो पार्टी के बीच में एग्रीमेंट हुआ किसी भी ट्रांजैक्शन का, जैसे गाड़ी की ट्रांजैक्शन का अगर लेट्स सपोज मुआहदा हुआ, तो दूसरी पार्टी जो है वो सप्लाई ना करे, तो फिर ये जो जिसने गाड़ी खरीदनी थी उसको गाड़ी नहीं मिली, तो ये क्या करेगी, ये ऐसा नहीं है कि ये कहे कि चलो तुमने गाड़ी नहीं दी तुम पैसे नहीं देते, नहीं, ये कोर्ट के पास जाएगी, कोर्ट से कहेगी कि दूसरी पार्टी ने रिफ्यूजल कर दिया है अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने से, हमें भी ये इजाज़त दी जाए कि हम भी पैसे उसको ना दें। कोर्ट से जब उसे ग्रांट मिल जाएगी, ये परमिशन मिल जाएगी, उसके बाद वो उससे कंपनसेशन फाइल करेगी। ठीक है, ताकि वो डैमेजेस क्लेम करेगी। Suit for damages. Once the suit for rescission has been filed or the permission has been granted by the court, can yes you will also not perform the contract जो कि आपने आपस में डिसाइड किया था, बिकॉज दूसरी पार्टी ने ब्रीच कर दिया है, गिल्टी पार्टी है, और जो आप हैं जो आपके साथ ज्यादती हुई है, आप कोर्ट के पास जा रहे हैं जस्टिस सीख करने के लिए, यू आर अग्रीड पार्टी। ठीक है। तो उसके बाद सूट फॉर रिसिशन जब आपको मिल जाता है तो उसके बाद आप फाइल करते हैं सूट फॉर डैमेजेस। डैमेजेस हमने पहले भी शायद ये डिस्कस किया हो कि टॉर्ट का सब्जेक्ट है ये, बहुत डिटेल में उसमें पढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ सिर्फ हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि डैमेजेस होते क्या हैं। डैमेजेस का मतलब होता है मॉनिटरी कंपनसेशन। मॉनिटरी कंपनसेशन अगर आपके पास हुई, आपके साथ कोई जाती या कोई इस तरह की नाइंसाफ़ी हुई हो, तो फिर क्या करते हैं कि आप कोर्ट के पास जाते हैं और कोर्ट से कहते हैं कि मुझे इससे बंदे से जो है वो कंपनसेशन दिलाया जाए, मॉनिटरी कंपनसेशन दिलाया जाए। इसको बोलती हूँ कि मैंने टॉर्चर सफ़र किया है, मैंने मेरा टाइम ज़ाया हुआ है, मुझे इमोशनल टॉर्चर मैंने बेयर किया है, तो उसके लिए आपको मॉनेटरी कंपनसेशन फिर कोर्ट आपको उसको इससे लेके देती है। और ये यहाँ पर ये बताया गया है कि सूट फॉर डैमेजेस, जब एक दफ़ा सूट फॉर डिसीजन मिल गई, वो ग्रांट हो गई, फाइल हो गई, कोर्ट से परमिशन मिल गई, देन जो अग्रीड पार्टी है वो सूट फॉर डैमेजेस फाइल करती है और कोर्ट से रिक्वेस्ट करती है, सदा करती है कि मुझे जो मैंने लॉस सफ़र किया है इसके इसके नतीजे में उसके लिए मुझे मॉनेटरी कंपनसेशन दिलाया जाए, मुझे डैमेजेस इस पार्टी से कहें कि मुझे पे करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि डैमेजेस कितने किस्म के हो सकते हैं, कोर्ट क्या किस तरह ये फैसला करती है कि इसको कितने डैमेजेस, इसकी असरटेनमेंट कैसे होती है कि कितने डैमेजेस दिए जाने चाहिए। सबसे पहले इसकी इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, हम देख लेते हैं वन बाय वन। फॉर एग्जांपल इसकी एक टाइप है ऑर्डिनरी डैमेजेस। ऑर्डिनरी डैमेजेस क्या होते हैं, सिंपल, जो आपका एक्चुअल लॉस हुआ उसके मुताबिक आपको असेसमेंट करके आपकी एक्चुअल लॉस को जो है वो में मेकअप कर दिया जाए। फॉर एग्जांपल एक जो एग्जांपल है इसमें ए एग्री टू पे ₹1 लाख टू बी ऑन 1 मई।
ठीक है, उसने नहीं दिए उस दिन में। अब क्या होगा कि एज़ अ रिज़ल्ट बी इज़ रूम, तो उसने देने थे और नहीं दिए, तो अब ये होगा कि जितना आपको लॉस आपने सफ़र किया, उसके नतीजे में उसकी पेमेंट ना करने की, लेट्स सपोज़ आपने उसे 1 लाख रुपए से आगे कोई चीज़ बाय करनी थी या आपने किसी की पेमेंट करनी थी और उसने कहा उस आपसे ये डिसाइड हुआ था कि 1 दिन ऊपर हो गया तो ऑपरेटर चार्ज होगा। तो वो जो रिमेनिंग एक्चुअल लॉस की अमाउंट है वो आप उसको पे कर देंगे। वो टोटल अमाउंट भी हो सकती है कि 1 लाख पे करने थे और नहीं पे किए, तो अब पे कर दें आप। मतलब एक एक ये तो होता है ना, टू वे ट्रांज़ैक्शन होती है। टू वे में आपने भी कुछ पेमेंट करनी होती है, जैसे गाड़ी की ट्रांज़ैक्शन है। समटाइम्स किसी ने हो सकता है आपका आपका डेट देना हो, कोई कर्ज़ा देना हो, उसने एग्रीड डेट पे ना दिया हो। डिसाइड ये हुआ हो 2 पार्टी के बीच में कि चलो तुम मुझे इस डेट पे वापस कर देना, लेकिन उसने नहीं कहा, तो ये एक्चुअल लॉस है। कभी 1 लाख रुपए देने थे, नहीं दिए, तो अब वो दे एक्चुअल 1 लाख रुपए दे दे तो आपका काम ओके हो जाएगा। तो एक तो ये एक्चुअल डैमेजेस है। फिर दूसरे स्पेशल डैमेजेस होते हैं। स्पेशल डैमेजेस होते हैं जो स्पेशल सर्कमस्टांसेस की बेसिस पे अराइज़ होते हैं, एग्रीड पार्टी फेस करती है। फॉर एग्जांपल जैसे इसमें इंटरेस्ट की एग्जांपल भी फिक्स हो सकती है, लेकिन ये देख लेते हैं इसमें क्या बात हुई है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट बोथ द पार्टीज मस्ट बी अवेयर ऑफ द सर्कमस्टांसेस व्हिच मे क्रिएट स्पेशल डैमेजेस। ऑब्वियसली कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में जो डैमेजेस अराइज होते हैं उसको बोलते हैं। दीज इंक्लूड इनडायरेक्ट लॉस व्हिच मे अकर ड्यू टू द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखो जैसे मिसाल के तौर पर अब मैंने ट्रांजैक्शन की किसी एक और इंडिविजुअल के साथ, और मैंने उसे बता दिया कि तो जो मैं रिटेलर हूँ, मैंने होल सेलर से कुछ चीज़ें कुछ सामान उठाया, कोई स्टॉक उठाया, मैंने उसे बता दिया कि तुम मुझे ये स्टॉक दो, ताकि क्योंकि मैंने इस डेट पे मुझे स्टॉक मिल जाना चाहिए 50,000 का, क्योंकि मैंने इसको आगे देना है। अगर तुमने मुझे टाइमली डिलीवरी ना की तो मुझे आगे नुकसान हो जाएगा। तो अब ये जो मेकअप एक्चुअल लॉस का तो होगा ही होगा। अगर मैंने उसको पैसे दिए हुए हैं तो वो मुझे, मैंने पैसे पहले दे दिए हैं और मुझे स्टॉक नहीं मिला, तो एक्चुअल रिकवरी तो होगी होगी, मुझे 50,000 तो मुझे मिलेंगी ही। लेकिन जो वो डिफरेंस है जो मुझे उधर पे करना पड़ा, क्योंकि मैंने आगे भी एक कमिटमेंट तय की हुई थी, वो जो डिफरेंशियल अमाउंट थी, दैट विल ऑल्सो बी जो मैं क्लेम करूंगी मुझे ये पे करे, बिकॉज वो अगर मुझे टाइमली डिलीवरी मिल जाती तो मैं आगे उसको सेल कर देता और मुझे वो लॉस बेयर ना करना पड़ता। वो जो पर्टिकुलर लॉस है, जो 20,000 रुपये का लॉस मुझे बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आगे 80,000 रुपये की कमिटमेंट की हुई थी और वो मुझे नहीं मिला, तो वो भी मैं उससे क्लेम कर सकती हूँ स्पेशल डैमेजेस के केस में। ठीक है, तो ये बेसिकली, क्योंकि उसमें गलती मेरी नहीं थी कि मैंने उसे टाइमली परफॉर्म ना नहीं सप्लाई की गुड्स, बिकॉज मुझे होलसेलर से ही चीज़ें टाइम पे नहीं मिली थी। तो ये स्पेशल केस हो सकता है डैमेजेस का, ये स्पेशल भी कहा जाए। समटाइम्स आप जो ऑर्डिनरी डैमेजेस के साथ स्पेशल डैमेजेस भी क्लेम करते हैं, फिर ये कोर्ट डिसाइड करती है कि कोर्ट ने आपको कौन से डैमेजेस अलॉट करने हैं। फिर कुछ होते हैं एग्जाम्पलरी डैमेजेस। एग्जाम्पलरी देखो नाम से पता चल रहा है कि एग्जाम्पल किसी चीज़ किसी मतलब को इबरत का निशान बनाने के लिए एग्जाम्पलरी डैमेजेस जो है वो अवार्ड किए जाते हैं। कि आप कैसे, फॉर एग्जाम्पल मतलब देख लेते हैं यहाँ पर, दीज आर अवॉर्डेड नॉट टू कंपनसेट द अग्रीड पार्टी बट टू पनिश द गिल्टी पार्टी। इट इज़ बिकॉज ड्यू टू द ब्रीच ऑफ द गिल्टी पार्टी द अग्रीड पार्टी हैज सफर्ड डिसअपॉइंटमेंट। ऑब्वियसली ज़ाहिर है, वैसे तो सारे केसेस में यही हो रहा है कि गिल्टी पार्टी की ब्रीच की वजह से सफ़र करना पड़ रहा है अग्रीड पार्टी को, लेकिन इनका पर्पस एग्जाम्पलरी डैमेजेस का ये होता है कि अगले बंदे को जो है वो कंपनसेशन नहीं, लेकिन पनिश करने के लिए गिल्टी पार्टी को, इसमें जो टारगेट होता है ना वो ये होता है कि आप गिल्टी पार्टी को पनिश करेंगे, भाई उसने क्यों ब्रीच किया कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल जैसे देखो जेएस बैंक है और एक इंडिविजुअल कस्टमर है, ठीक है, आपस में इनको डील डिसाइड हुआ कि जो इंडिविजुअल कस्टमर है उसने जाना है ट्रिप पे दुबई, और उसका जो बैंक है, जो उसका अकाउंट जो है वो फलानी तारीख को क्रेडिट कर देगा, ये डिसाइड हो गया इनके बीच में। चेक 2 दिन में क्लियर हो जाता है और वो हो जाएगा और उनके उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ये आपस में चीज़ एक डिसाइड होगी। लेकिन बैंक की तरफ से ये काम ब्रीच हुआ और बैंक की तरफ से ये काम नहीं हुआ, टाइमली क्रेडिट नहीं हुआ उसका अकाउंट। उसकी वजह से ये हुआ कि जो उसने चेक आगे प्रेज़ेंट किया हुआ था वो डिसऑनर हो गया। अब जब चेक डिसऑनर हो गया, उसका ट्रिप कैंसल हो गया, उसको सारी चीज़ें सफ़र करनी पड़ी। टिकटिंग एजेंसी ने उसकी बुकिंग कैंसल कर दी, उसका ट्रिप रह गया, सारी सिनेरियो जो भी हुआ। अब इस केस में जो है वो कोर्ट क्या करता है कि बैंक को, बिकॉज़ उसकी बैंक की एक प्रोफेशनल कंडक्ट है ना, कि उसने जो कमिट किया है, क्योंकि बैंक मतलब किसी भी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन से या इवन प्रोफेशनल इंडिविजुअल से भी यू कैन नॉट एक्सपेक्ट सच टाइप ऑफ कंडक्ट। इस तरह की नेग्लिजेंस आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और इस तरह की नेग्लिजेंस एक्सपेक्ट भी नहीं की जाती। तो इसलिए इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करने के लिए और मतलब रिस्ट्रिक्ट करने के लिए समटाइम्स कोर्ट जो है वो एग्जाम्पलरी डैमेजेस भी, खासतौर पर ये ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी होता है कि उनको ट्रैक पे रखने के लिए उनको इस किस्म की जो हैबिट्स हैं, इस तरह की किस्म की जो कंडक्ट्स हैं उनसे रिस्ट्रिक्ट करने के लिए एग्जाम्पलरी डैमेजेस भी अवॉर्ड किए जाते हैं, ताकि दोबारा ऐसी सिचुएशन ना हो। फिर लिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं। लिक्विडेटेड डैमेजेस तब होते हैं जब जो पार्टीज़ हैं वो उस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, मतलब वो ये डिसाइड कर लेती हैं पहले से, अपने कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ लिख देती हैं कि अगर लेट्स सपोज हमने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया किसी भी एक पार्टी ने भी, तो वो इतने पैसे देगी दूसरी पार्टी को।
तो ये पहले से फिक्स होते हैं, फिक्स अमाउंट होती है जो कि लिखे हुए होते हैं आपके कॉन्ट्रैक्ट में। तो ये इन एडिशन टू द ऑर्डिनरी और स्पेशल डैमेजेस ये भी क्लेम किए जा सकते हैं, लिक्विडेटेड डैमेजेस भी क्लेम किए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे दो पार्टीज ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया और उसमें लिख दिया नवीद और सारा ने लेट्स सपोज कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो जो है 20,000 रुपये डैमेजेस देंगी अगर वो जो है वो स्पेसिफाइड डे पे जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट डिसाइड किया है वो ना एग्जीक्यूट हुआ, तो एक जो भी ब्रीच करेगा वो दूसरे को 20,000 रुपये देगा, तो फिर वो देंगे इन एडिशन टू द ऑर्डिनरी और इन एडिशन टू द स्पेशल डैमेजेस, लिक्विडेटेड डैमेजेस अगर लिखे हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट में तो फिर होंगे। उसके बाद देखो नॉमिनल डैमेजेस हैं। नॉमिनल डैमेजेस का पर्पस एक्चुअल लॉस को रिकवर करना नहीं होता। नॉमिनल डैमेजेस बस ऐसे ही होते हैं, मतलब ये जस्ट टू मेक द अदर पार्टी गुड, फील गुड, मतलब ये ना आपकी ना तो आपका वो मॉनेटरी लॉस है उसको कवर करे होते हैं, लेकिन स्टिल कोर्ट कह देता है गिल्टी पार्टी को कि कुछ नॉमिनल डैमेजेस पे करें। स्मॉल अमाउंट के होते हैं, नॉमिनल नाम से ही पता चल रहा है। ये कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे होता है, मतलब केस की और पार्टी की रिक्वेस्ट पे नहीं, कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल Umar agrees with Osama to sell the mobile phone for rupees 10,000, which is the market price of the phone at that time. ठीक है, later he refuses to sell, यानी कि ब्रीच कर देता है कॉन्ट्रैक्ट को, लेकिन जो मार्केट रेट है मोबाइल का वो तो सेम है ऑब्वियसली, तो फिर इसमें स्पेशल डैमेजेस तो बनते नहीं हैं, और ऑर्डिनरी डैमेजेस अगर उसने इन केस पे किए हो तो ऑर्डिनरी डैमेजेस बनेंगे कि वो 10,000 जो उसने दिए वापस कर दे। अच्छा, अब Osama does not suffer any additional loss due to the increase in the price. अब additional loss तो कोई नहीं हुआ, यानी कि यहाँ पे स्पेशल डैमेजेस नहीं बनते, ऑर्डिनरी भी नहीं बनते। लेट्स सपोज उसने वही 10,000 रुपये से दिए ही नहीं है। इन दैट केस Umar may be compelled by the court to pay Osama nominal damages, तो वो कोर्ट के कहने पे नॉमिनल अमाउंट जो है वो उसको पे कर सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने कुछ डैमेजेस की टाइप्स पढ़ी, हमने ऑर्डिनरी, एग्जाम्पलरी और जो भी स्पेशल थे और लिक्विडेटेड जो भी हमने चीज़ें पढ़ी, ये कोर्ट ने डिसाइड करना होता है कि किस तरह से अगले बंदे को फैसिलिटेट करना है, अगली पार्टी को पास होता है। उसके बाद है सूट अपॉन क्वांटम मेरिट। सूट अपॉन क्वांटम मेरिट का मतलब ये होता है कि एक तो आपने जो कंपनसेशन है वो तो उसको भी ले लिया। अच्छा, अब आप उसमें फाइल करते हैं सूट अपॉन क्वांटम मेरिट। ये इसका पर्पस क्या होता है? लेट्स सपोज अगर दो पार्टीज के बीच में कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट था और उसने एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को कहा था कि तुमने मेरे जो है कंस्ट्रक्शन करनी है 3 स्टोरीज की करनी है। अब उसने एक स्टोरी बनाई और जो है वो मतलब एक बिल्डिंग एक वो उसका बनाया, एक स्टोरी बिल्डिंग बनाई और 2 स्टोरीज अभी बाकी बराबर रहती हैं, लेकिन उसने क्या कर दिया, ब्रीच कर दिया कॉन्ट्रैक्ट। तो अब क्या होगा कि मैंने सूट फॉर रिसेशन और सूट फॉर जो डैमेजेस था उसके इन एडिशन टू दो सूट्स आई फाइल्ड अ सूट अपॉन क्वांटम मेरिट एंड आई रिक्वेस्टेड द कोर्ट कि प्लीज मुझे इसको कहें कि भाई जो बाकी 2 स्टोरीज हैं ये भी बना दे, कि प्रोपोर्शनल जो वर्क है क्वांटम मेरिट, सूट अपॉन क्वांटम मेरिट की जो प्रोपोर्शन है ना, या तो इसके अगेंस्ट मुझे पेमेंट कर दे जितना भी, मतलब इट मींस द पेमेंट इन प्रोपोर्शन टू द वर्क डन, या यहाँ पे ऑपोजिट सिनेरियो लें कि मैंने बनानी थी, मेरे साथ ये एग्रीमेंट हुआ था कि मुझे 3 स्टोरीज के बदले पैसे मिलेंगे, लेकिन मैंने एक स्टोरी बनाई तो दूसरी पार्टी ने ब्रीच कर दिया कॉन्ट्रैक्ट। तो मैं अब कोर्ट से ये कहूँगी कि मैंने एक स्टोरी बना दी है, तो कोर्ट से कहा जाए कि मुझे उसके बदले ये बंदा पैसे दे दे, जितना मैंने काम किया उतनी मुझे पैसे दे दे। तो ये ऑपोजिट सिनेरियो था, मैंने जो पहले स्टार्ट किया वो दैट वाज अ डिफरेंट सिनेरियो, लेकिन एक्चुअल इसको इस सिनेरियो में देखा जाए तो ये बात समझ में आती है। ठीक है, दूसरे सिनेरियो में भी हो सकती है, लेकिन ये वाला ज़्यादा सूटेबल लगता है। ठीक है, तो ये आप फिर कोर्ट से ये इसमें रेमेडी लेते हैं। फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सब अब ये इसमें वो जो मैंने पहले सिनेरियो डिस्कस किया था इसमें यहाँ पे वो फिक्स हो सकता है, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कि अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना है। द कोर्ट में ऑर्डर द गिल्टी पार्टी टू कंप्लीट हिज ऑब्लिगेशंस। यहाँ पर जिस पार्टी ने ब्रीच किया, अब जैसे लेट्स सपोज मैंने 3 स्टोरीज में से एक बनाई और दूसरी पार्टी ने ब्रीच किया ना, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि काम तो मैं कर रही हूँ ना, तो मैं कोर्ट से कह रही हूँ कि मैंने जो काम किया उसके बदले मुझे पैसे ले दो, लेकिन अब यहाँ पे सिनेरियो अपोजिट है। अब मैं कोर्ट से ये कह रही हूँ कि जो गिल्टी पार्टी है उससे कहें कि अपनी ऑब्लिगेशन पूरी करें, तो फिर ये कोर्ट जो है वो उसे इम्पोज करती है, लेकिन ये कोर्ट की डिस्क्रिप्शन ही है कि कोर्ट की मर्जी है, अगर कोर्ट समझती है करना चाहिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस तो कोर्ट उसे कंपेल करती है, अदरवाइज नहीं होता। अब जैसे लेट्स सपोज अभी इसी सिनेरियो में लेते हैं, 2 पार्टीज हैं लेट्स सपोज, और वो एक जो है पार्टी दूसरी पार्टी को पेंटिंग सेल कर रही है यहाँ पे। द कोर्ट में ऑर्डर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ड्रिवन एंड मे आस्क हर टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। तो वो कोर्ट कह सकता है उसे कि तुम इस पेंटिंग को जो है वो उसे बेचो, उसे पूरा करो, मतलब ये क्योंकि उसकी पेंटिंग है ना ये, तो ये इस सिनेरियो में ये चीज़ देखी जा सकती है। इसी तरह अगर स्टोरीज वाली जो बिल्डिंग है की एग्जाम्पल है उसमें लिया जाए, तो कोर्ट अगर उसने एक स्टोरी बना दी है और मैंने पेमेंट उसको 3 स्टोरीज की कर दी है, उसने एक स्टोरी बनाई है, तो मैं उसे ये भी कह सकती हूँ कि मेरी बाकी पेमेंट वापस करो। मैं उसे ये भी कह सकती हूँ कोर्ट से इस सूट फॉर परफॉर्मेंस, अब ये मैंने चूज करना है कि मेरे अब यहाँ जो आगे की जो ये सूट्स चल रही है ना, इसमें वी हैव टू डिसाइड कि विच सूट इज
अप्रोप्रिएट फॉर मी कि मैंने सूट फॉर कॉन्डम मेरिट फाइल करनी है या मैंने सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फाइल करनी है। अब यहाँ पर मैं उसे कह सकती हूँ कि इसने एक स्टोरी बना दी है, इसे मैं पेमेंट कर चुकी हूँ, सारी सिचुएशन ओके है, तो इसने ब्रीच कर दी है, इसको इम्पोज किया जाए, इसको कहा जाए, इसको इंस्ट्रक्ट किया जाए कि ये बाकी जो स्टोरीज है वो भी बनाए। तो ये यू हैव टू डिसाइड कि आपकी क्या सिचुएशन चल रही है, उसके अकॉर्डिंगली फिर आप वो सूट फाइल करते हैं कोर्ट में। लेकिन पहली जो 2 सूट्स हैं, सूट फॉर रिसेशन दैट इज मैंडेटरी, सूट फॉर इंजंक्शन इज अप टू यू कि अगर इफ यू वांट टू फाइल तो यू कैन, लेकिन सूट फॉर रिसेशन फाइल करना इज मैंडेटरी। फिर बाद की जो सूट्स हैं, हमें आप डिसाइड करते हैं कि व्हाट विल यू फाइल, व्हाट सूट यू आर गोइंग टू फाइल। सूट फॉर इंजंक्शन में क्या होता है, इंजंक्शन का नाम आपने सुना होगा, जैसे कहते हैं स्टे ले लेना, ये नॉर्मली केसेस पे लिया जाता है। व्हेन द कोर्ट वांट्स टू प्रिवेंट प्रिवेंट यानी कि स्टॉप अ पार्टी फ्रॉम डूइंग अ पर्टिकुलर एक्ट, यानी कि लेट्स सपोज मतलब 2 पार्टीज हैं, उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और अगर वो कोर्ट जो है उस काम को रोकना चाहती है और चाहती है कि ताकि कोई फैसला हो जाए, ताकि जो सिचुएशन है उसको अंडरस्टैंड किया जा सके या तो उसको सर्टेन किया जा सके, तो उस केस में जो है कोर्ट इंजंक्शन दे देती है। इंजंक्शन का मतलब ये होता है कि कोर्ट जो है वो उसको रोक देती है, काम को स्टे दे देती है, इसको बोलते हैं इंजंक्शन। कोर्ट का ऑर्डर होता है और वो काम रोक दिया जाता है। Therefore, a party may file a suit in the court to request the court to grant injunction। ठीक है, अभी अगर आप ये चाहते हैं कि ये अभी तक ये कंस्ट्रक्शन रुक जाए, जब तक ये फैसला हो कि ये घर मेरा है या उसका है, तो वो उसको कहते हैं कि सूट फॉर इंजंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अली कॉन्ट्रैक्ट्स विद बिलाल टू टेक सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम वापडा ओनली। ठीक है, बिलाल में ऑल्सो बी रिस्ट्रेन्ड बाय इंजंक्शन फ्रॉम बाइंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनी अदर कंपनी, यानी कि 2 पार्टीज के बीच में ये डिसाइड हुआ है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो वापडा से ली जाएगी। तो उसको इस चीज़, ये तो आपस में कॉन्ट्रैक्ट तो उन्होंने किया ही है, लेकिन इंजंक्शन लेके भी आप बिलाल को बाउंड कर सकते हैं कि वो किसी और कंपनी से नहीं लेगा इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो ये इंजंक्शन ये होता है कि कोर्ट की तरफ से एक इंजंक्शन, एक ऑर्डर होता है कि आपने ये काम नहीं करना, स्टॉप करना किसी बंदे को। तो मेरी और दूसरी पार्टी की तो बात है ही है, लेकिन कोर्ट को भी हम बीच में देखो, जितनी ज़्यादा पार्टीज इन्वॉल्व होती जाती हैं, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर होती जाती है। अब मैंने अगर स्टेक होल्डर कोर्ट को भी बना दी है, तो इसका मतलब ये है कि मेरी तरफ से तो प्रेशर एग्जर्ट होगा ही दूसरी पार्टी पे, कोर्ट की तरफ से भी, और कोर्ट की जो प्रेशर है वो दैट इज़ मोर, वो इन्फोर्सिबिलिटी उसमें ज़्यादा है कि मुझे तो वो डिच कर सकता है लेकिन कोर्ट को डिच नहीं कर सकता। तो इसलिए अपने अपने केस को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हम डिफरेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर करते हैं और उसको ऐड करते हैं अपने केस में, ताकि हमारा केस स्ट्रॉन्ग हो जाए और हमें उसके अकॉर्डिंगली जो है वो रेमेडी मिले, उसके अकॉर्डिंगली हमें इंसाफ मिले। तो ये बेसिकली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का ये टॉपिक था जो हमने पढ़ा। इसमें मैक्सिमम चीज़ें, अभी इंजंक्शंस भी कई टाइप के होते हैं, टेम्परेरी होता है, परमानेंट होता है, मैंडेटरी होता है। तो हमने इतनी डिटेल और डेप्थ में नहीं जाना, कोई एलएलबी के पर्सपेक्टिव में नहीं पढ़े इसको, लेकिन इन चीज़ों का जानना ज़रूरी है क्योंकि ब्रीचेज़ होती हैं कॉन्ट्रैक्ट में। अगर जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट का बनाना ज़रूरी है, उसी तरह ब्रीचेज़ भी होती हैं और हमें उसको कैसे हैंडल करना होता है, हमें उसका आइडिया होना चाहिए। ठीक है? तो ये यहाँ तक हमने इसको टॉपिक को डिस्कस किया और दैट्स इट, यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है।